चलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्मल चार्ज। अब बच्चों, ये जो फॉर्मल चार्ज है इसको पढ़ना जरूरी है। वैसे इसका कोई उस तरह का रियलिस्टिक कोई इसका यूज नहीं है। मतलब फॉर्मल चार्ज हम लोग पढ़ेंगे, फिर ये भी देखेंगे कि हमने जो पढ़ाई करी है वो पढ़ाई जो है एक्चुअली ट्रू नहीं है। तो सर क्यों पढ़ रहे हैं फिर जब ट्रू नहीं है? अब पढ़ना इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि कुछ इसका इंपॉर्टेंस भी है, फॉर्मल चार्ज का कुछ अपना यूटिलाइजेशन भी है, इसका यूजफुलनेस भी है और कुछ इसमें गड़बड़ी भी है। तो चलो इसके सारे एस्पेक्ट्स को हम लोग समझते हैं कि क्या है फॉर्मल चार्ज। देखें बच्चों, तो चलो देखा जाए फॉर्मल चार्ज क्या है। अब ये जो फॉर्मल चार्ज है, फॉर्मल चार्ज, ये फॉर्मल चार्ज किसी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए एप्लीकेबल है। मॉलिक्यूल भी हो सकता है बच्चों, आयन भी हो सकता है, बट एक से ज्यादा एटम्स होने चाहिए तब इसका कुछ काम है। तो फॉर्मल चार्ज की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन से पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं, देन वी विल मूव टू द डेफिनेशन। एग्जाम्पल ये है कि जैसे बच्चों हम लोग नाइट्रेट आयन को कंसीडर करते हैं। गौर से समझेंगे प्यारे बच्चों। एक सेकेंड, हाँ ठीक। तो फॉर्मल चार्ज समझने के लिए एक बार जरा नाइट्रेट आयन की बात करते हैं। तो नाइट्रेट आयन का मतलब हो जाता है NO3 और उसके ऊपर एक यूनिट नेगेटिव चार्ज। सो दिस इज योर नाइट्रेट आयन। अब ये नाइट्रेट आयन बनाते कैसे हैं? तो ये नाइट्रेट आयन को ड्रॉ कैसे करना है, इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है? तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग पिछली क्लास में जब मैंने आपको लुईस थ्योरी पढ़ाई थी तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर समझाए थे। तो अकॉर्डिंग टू दैट लुईस डॉट स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट, अगर इसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें नाइट्रेट आयन का, तो यहां बगल में ड्रॉ कर देते हैं बच्चों। तो ये कुछ यूं नजर आएगा, क्योंकि इस नाइट्रोजन के पास कुल मिलाकर 5 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर विद दिस नाइट्रोजन। और ये नाइट्रेट आयन बच्चों जनरेट होता है HNO3 से। तो HNO3 का H+ हम रिलीज कर देते हैं, देन वी गेट दिस नाइट्रेट आयन। ओके, तो ये नाइट्रेट आयन कैसे बनेगा? इसके बाद इसके लुईस डॉट स्ट्रक्चर में क्या किया हमने? ऑक्सीजन यहां पर ड्रॉ कर दी, ये ऑक्सीजन हो गई। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है? फिर क्या करना पड़ता है कि एक ऑक्सीजन और ड्रॉ कर देते हैं। एक ऑक्सीजन ये हो गया बच्चों। अच्छा, फिर एक ऑक्सीजन और ड्रॉ कर देते हैं, तो एक ऑक्सीजन से यहां पर ड्रॉ कर दिया। सो दिस इज अनदर ऑक्सीजन। तो अगर बच्चों आपको याद होगा कि जब हम लोग HNO3 का स्ट्रक्चर बनाते थे तो क्या करते थे? तो जब हम HNO3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते थे बच्चों, तो ये बॉन्ड्स, एक तो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या हो जाते हैं, मींस ऑक्सीजन के 2 ग्रीन इलेक्ट्रॉन्स और नाइट्रोजन के 2 पिंक इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयरिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स तो बच्चों यहां बन गए। फिर आपको याद होगा हम लोग ये भी करते थे कि एक कोवेलेंट बॉन्ड बच्चों ये वाला भी बन जाता है, एक कोवेलेंट बॉन्ड ये वाला भी बन जाता है और इसके साथ हाइड्रोजन अटैच रहता है। तो वो हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है H+ के फॉर्म में। जैसे ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया और इसके साथ क्या होता है कि हाइड्रोजन अटैच रहता है। तो देखो जरा मैं क्या करता हूं कि बच्चों तुमको हाइड्रोजन भी बना के दिखा देता हूं, तो फिर आपको HNO3 का मतलब एग्जैक्टली क्लियर रहेगा कैसे बनता है ये HNO3। तो एक काम करते हैं कि बच्चों, ओके सो फाइन, दिस इज योर हाइड्रोजन। अभी ये हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं नाइट्रेट आयन ना ड्रॉ करके, अभी हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं HNO3। तो HNO3 में देयर इज दिस इज वन ऑफ द बॉन्ड। तो अब इतने से ही क्या हो जाता था कि सबके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाते थे और इस हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट भी बच्चों कंप्लीट हो जा रहा है। आप किसी भी ग्रीन ऑक्सीजन को पकड़कर देख लीजिए, तो इट इज हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन, 2 इसके खुद के हैं
दो नीचे वाले और दो साइड वाले 6, एक पिंक वाला और एक ब्लू वाला, सो टोटल 8 इसके हो गए। ऐसे ही बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन्स तो ऑक्सीजन के पास खुद के रहते ही हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और 2 नाइट्रोजन के भी इन्वॉल्व हो गए, तो 8 यहां भी हो जा रहा है। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन हैज इट्स 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और 3 इलेक्ट्रॉन्स इसको ऑक्सीजन से मिल जा रहे हैं बच्चों, तो इसके भी 8 हो जा रहे हैं। अब ये ऑक्सीजन जो है ये बेचारा खाली रह गया, क्योंकि सबके ऑक्टेट या ड्यूप्लेट हाइड्रोजन के तो कंप्लीट ही हो गए। तो फिर जो नेक्स्ट स्टेप हो जाता है उसमें क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन सामने वाले को दे देगा, और फिर ये जो पिंक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आएगा, फिर ये नाइट्रोजन के पास जो पिंक बैठा हुआ और जो पिंक ऑक्सीजन के पास आएगा, बोथ दीज पिंक इलेक्ट्रॉन्स शेयर टू फॉर्म अ कोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा, एक तो ये बात हुई। अब बच्चों जब नाइट्रेट आयन बनता है तो ये नाइट्रेट आयन का जनरेशन इस तरह होता है। कैसे होता है कि अपने पास ये जो नाइट्रिक एसिड रहता है विच इज HNO3, तो ये नाइट्रिक एसिड से क्या होता है, H+ रिलीज हो जाता है, यानी कि बाहर निकल जाता है। तो जब H+ बाहर निकल जाएगा देन वी गेट दिस नाइट्रेट आयन। तो ये नाइट्रेट आयन के बनने का प्रोसेस है। अब प्यारे बच्चों जरा गौर से देखो, ये जो फॉर्मूला है या ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर बिलोंग्स टू दिस नाइट्रिक एसिड। ये क्या है, ये है आपका नाइट्रिक एसिड HNO3. This is your HNO3. Now from this nitric acid you need to remove a H+. तो बच्चों H+ का मतलब ये हुआ कि H के पास तो एक इलेक्ट्रॉन है, और H+ का मतलब हुआ कि इसके पास अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, 0 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो H+ के निकलने का ये मतलब निकलता है कि जब ये H+ रिलीज होगा प्यारे बच्चों, तो अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ के चला जाएगा, ये हिस्सा बाहर चला जाएगा, यानी इसका इलेक्ट्रॉन इसी सिस्टम में रह जाएगा और ये बेचारा बिना इलेक्ट्रॉन के बाहर चला जाएगा। तो व्हेन दिस हैपेंस, तब अपना जो नाइट्रिक एसिड है वो बन जाता है नाइट्रेट आयन। तो जो नाइट्रेट आयन का अगर हम नाइट्रेट आयन का अगर फिर से लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो लेट अस सी कि एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या आता है फॉर नाइट्रेट आयन। सो नाइट्रेट आयन, दिस स्ट्रक्चर लुक्स लाइक दिस। मैं फिर से बच्चों एक एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर तभी सही माना जाता है जब उसमें सभी इलेक्ट्रॉन्स नजर आए, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो और अगर चार्ज हो तो चार्ज भी दिखे। तो ये पिंक हो गया नाइट्रोजन, और इसके साथ साथ क्या रहा, इसके साथ साथ बच्चों 3 अपने को ऑक्सीजन्स ड्रॉ करने हैं जैसे पहले कर रहे थे, और ऑक्सीजन के जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें भी ड्रॉ करना है, तो वो भी ड्रॉ हो गए। दिस इज डन, दिस इज डन। एक ये इलेक्ट्रॉन हो गया, एक ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक। और यहां पर बच्चों क्या हो रहा था कि यहां पर भी ऑक्सीजन के 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, और बच्चों एक इलेक्ट्रॉन, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी। गलती ये हो गई कि यहां पर ये हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, थोड़ा बीच में ड्रॉ कर देंगे। तो नाइट्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे दिया, पिंक वाला, और उसके बाद क्या हुआ, फिर इन दोनों पिंक में ही बॉन्डिंग हो गई। अच्छा, एक चीज और भी छूट गई कि ये बेचारा जो हाइड्रोजन था ये तो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया कि चलो तुम खुश रहो। तो ये जो है ये हो गया आपका ब्लू कलर का इलेक्ट्रॉन विच एक्चुअली बिलोंग टू दिस हाइड्रोजन। नाउ इट इज विद दिस ऑक्सीजन। ओके, नाउ इफ वी प्लॉट द बॉन्ड्स, गौर से देखें बच्चों, तो एक तो ये वाला बॉन्ड हमें दिख रहा है। अच्छा, ठीक है। ओके, देयर आर 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स हियर बिटवीन दिस ऑक्सीजन एंड दिस नाइट्रोजन, और बच्चों एक कोवेलेंट बॉन्ड ये हो गया जो कि नाइट्रोजन के ही दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बना है, लेकिन अब वो इलेक्ट्रॉन कहलाने लगा है किसका, हाइड्रोजन का। एज नाइट्रोजन डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन टू दिस हाइड्रोजन, तो इस नाइट्रोजन के ऊपर बच्चों क्या हो जाने वाला है, इस नाइट्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाने वाला है, और चूंकि ये ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाने वाला है। और एक बात, चूंकि इस ऑक्सीजन ने, इसके पास खुद के तो 6 इलेक्ट्रॉन्स जो ग्रीन थे सो हैं ही, और इसने क्या किया है कि एक नाइट्रोजन के साथ शेयरिंग कर ली, तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया।
लेकिन अब ये HNO3 माइनस है, तो ये जो माइनस है वो माइनस इसके ऊपर आएगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जा रहा है, माइनस का साइन आ जा रहा है। अब जरा गौर से देखें, गौर से समझें चीजों को। एक सेकेंड बच्चों, चलो, ये बच्चों जो माइनस प्लस माइनस है, यही दरअसल होते हैं फॉर्मल चार्ज। तो आप कहेंगे सर चार्ज और फॉर्मल चार्ज दोनों में क्या फर्क है? क्या फॉर्मल चार्ज कोई अलग किस्म का चार्ज है क्या? फॉर्मल चार्ज और चार्ज में क्या डिफरेंस है? देखो बच्चों, बड़ा डिफरेंस है, बड़ा डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है? अगर हम आपसे ये पूछें कि भाई अपने पास ये जो नाइट्रेट आयन है, जिसे कि हम NO3 माइनस कहते हैं, तो इसमें जो ये 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज लगा है, ये नेगेटिव चार्ज दरअसल किस एटम पर है? यहां पर कुल मिलाकर 4 एटम्स हैं प्यारे बच्चों, एक नाइट्रोजन एंड देयर आर 3 ऑक्सीजन्स। तो ये जो 4 एटम्स हैं, उन 4 एटम्स में ये नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है? ये एक सवाल आए, तो आपका क्या जवाब हो? तो एक जवाब आप ये दे सकते हैं, सर 1 प्लस माइनस को चलिए कैंसिल मान लेते हैं, तो सर ऐसा है कि इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन के ऊपर है। क्यों? क्योंकि हम तो यही सोच रहे हैं कि 1 प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे चार्ज, सो नेट देयर इज ओनली 1 नेगेटिव चार्ज। अब वो चाहे आप सर इस ऑक्सीजन के ऊपर बोल दीजिए, चाहे इसके ऊपर बोल दीजिए, लेकिन ये दोनों ही ये जो नेगेटिव चार्ज है वो किसी ऑक्सीजन के ऊपर ही है। अच्छा ठीक, लेकिन बच्चों ये आंसर पूरी तरह से अप्रोप्रिएट नहीं है। भाई होता क्या है कि किसी भी पॉली एटॉमिक आयन में जो चार्ज आप देखते हैं, जो उसके ऊपर चार्ज रहता है, वो चार्ज क्या होता है बच्चों, पूरे आयन में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। वो किसी एक इंडिविजुअल एटम के ऊपर नहीं रहता है। तो आपसे पूछें कि भाई ये नेगेटिव चार्ज इसमें से किस एटम के ऊपर है, तो आप कहेंगे सर ये नेगेटिव चार्ज एज अ होल इस आयन पर प्रेजेंट है, ना कि किसी एक इंडिविजुअल एटम पर। चलो बेटा, तुम्हें इतनी बात तो पता है, बहुत अच्छे। लेकिन फिर जब ये जो नाइट्रेट आयन का स्ट्रक्चर बनाए हो, ये क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज दिस? सर दिस इज लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रेट आयन। अच्छा ठीक है, तो फिर ये जो नाइट्रेट आयन है, इसमें जो प्लस माइनस करके रखा है आपने, ये क्या है? क्या ये चार्ज नहीं है? सर ये भी चार्ज है, लेकिन ये चार्ज फॉर्मल चार्ज है। तो फॉर्मल चार्ज क्या हो गया बच्चों? फॉर्मल चार्ज हो गया विच वी असाइन टू अ इंडिविजुअल एटम व्हाइल प्लॉटिंग द लुईस डॉट स्ट्रक्चर। और फॉर्मल वर्ड हटा दें, केवल चार्ज ही रहने दें, तो चार्ज क्या हो गया? चार्ज हो गया विच इज द एक्चुअल चार्ज ओवर एन आयन। और फॉर्मल चार्ज क्या हो गया? उसके एटम्स के ऊपर जो चार्ज असाइन किया जाता है, दैट इज द फॉर्मल चार्ज। तो भाई इस फॉर्मल चार्ज की उपयोगिता क्या है? सर फॉर्मल चार्ज की ये उपयोगिता है कि फॉर्मल चार्ज अगर हमें पता चल जाता है तो हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर ठीक से ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा कैसे? देखिए सर बताते हैं। जैसे हमें पता चल गया कि इस नाइट्रोजन के ऊपर 1 यूनिट पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन कम हो गया। मतलब अब हम जो अपना लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाले हैं, उस लुईस डॉट स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन के साथ केवल हमें वी नीड टू प्लॉट ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स, नॉट 5। हाँ सर 4 तो बने हुए हैं, देखिए करेक्ट। अच्छा इस ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, तो इसका क्या मतलब हुआ भाई? तो सर इसका यह मतलब हुआ कि ऑक्सीजन के ऊपर पहले 6 होते थे न्यूट्रल, चूंकि एक माइनस आपने अप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब यह हुआ कि नाउ दिस ऑक्सीजन हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो बच्चों, देयर आर 6 ग्रीन इलेक्ट्रॉन्स एंड 1 ब्लू इलेक्ट्रॉन, सो ऑल टोटल 7 विद दिस ऑक्सीजन। तो ये माइनस का यहां लॉजिक हो गया, वही यहां भी लॉजिक हो गया, 6 ग्रीन और 1 पिंक, सो टोटल 7। तो ये जो फॉर्मल चार्जेस होते हैं, इनका मेन यूटिलाइजेशन क्या है?
द मेन यूटिलाइजेशन ऑफ दिस फॉर्मल चार्ज इज दैट वी कैन ड्रॉ लुईस स्ट्रक्चर परफेक्टली। हमें पता चल जाता है कि अब कितने इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम के पास हमें दिखाने हैं। जितना यूनिट नेगेटिव चार्ज होगा उतने इलेक्ट्रॉन्स एक्सट्रैक्ट कर देना है, और बच्चों जितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा उतने इलेक्ट्रॉन्स हटा देने हैं। अच्छा, तो क्या सर ये जो फॉर्मल चार्ज की आप बात कर रहे हैं, तो इसका क्या ये मतलब होता है कि सही में जब नाइट्रेट को अगर हम ऑब्जर्व करें, इस नाइट्रेट आयन को, तो क्या सही में सर इस नाइट्रोजन के ऊपर 1 यूनिट का प्लस चार्ज रहता है? आपने तो बनाया हुआ है। और क्या सर सही में इन 2 ऑक्सीजन के ऊपर 1-1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज रहता है? आपने तो बनाया हुआ है। हाँ, अगर रहता भी है तो भी कोई दिक्कत तो नहीं लग रही है, क्योंकि ओवरऑल तो सर 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज बन ही जा रहा है। भाई अगर ये प्लस माइनस आपस में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, स्टिल वी आर हैविंग 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। हाँ, तो ठीक ही लग रहा है। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। मैंने क्या शुरुआत में आपसे कहा था कि फॉर्मल चार्ज का कुछ तो यूटिलाइजेशन है, लेकिन कुछ गड़बड़ी भी है। अब देखने से तो यही मालूम पड़ रहा है कि नाइट्रोजन के ऊपर 1 यूनिट प्लस चार्ज आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर, इस ऑक्सीजन के ऊपर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज आएगा, इस ऑक्सीजन के पास कुछ नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन द रियल स्ट्रक्चर और इन द if you try to visualize this nitrate ion originally, you will find that this charge is not 1 unit, not plus 1 unit. सिमिलरली आपको यह भी पता चलेगा कि ये जो ऑक्सीजन है या ये जो टर्मिनल 2 ऑक्सीजन दिख रहे हैं जिनके ऊपर आपने एक नेगेटिव चार्ज लगा के बैठे हैं आप, वो भी गलत है। इन दोनों के ऊपर 1-1 यूनिट नेगेटिव चार्ज नहीं रहता है। तो क्या रहता है? अच्छा, इस नाइट्रोजन के ऊपर तो 1 यूनिट प्लस चार्ज रहता है अगर रियलिस्टिक देखेंगे, लेकिन इन 2 ऑक्सीजन के ऊपर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज नहीं रहता है। अच्छा सर, तो क्या रहता है फिर? आपने कहा इसके ऊपर तो प्लस चार्ज रहता है, लेकिन यहां पर 1-1 यूनिट नेगेटिव चार्ज नहीं रहता है। तो बच्चों क्या होता है कि देयर इज वन मोर टर्म विच इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के चलते क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है, दैट वी विल स्टडी फर्दर। अभी केवल इतना जान लें कि रेजोनेंस के चलते ये चार्ज 1 यूनिट से थोड़ा सा कम हो जाएगा, ये भी कम हो जाएगा, और कुछ चार्ज इस ऑक्सीजन के ऊपर भी आ जाएगा जो आपको दिख ही नहीं रहा है। जैसे अभी आपसे पूछें कि इस ऑक्सीजन के ऊपर कितना फॉर्मल चार्ज है, आप कहेंगे 0। जैसे अगर इनको हम इनकी नेमिंग कर दें, सो इनको कुछ नाम दे दिया जाए, तो लेट्स से दिस इज योर बच्चों ऑक्सीजन नंबर 1। ओके, दिस इज फर्स्ट ऑक्सीजन, दिस इज सेकेंड ऑक्सीजन, एंड दिस इज थर्ड ऑक्सीजन। ये थर्ड ऑक्सीजन हो गया। तो अगर कोई कहे कि भाई फॉर्मल चार्ज ओवर 1, तो आप लिखेंगे कोई चार्ज ही नहीं है सर, 0 है। अच्छा ठीक है बेटा, जरा बताइए फॉर्मल चार्ज बताइए 2 पर कितना है? फॉर्मल चार्ज ओवर 2, आप कहेंगे सर -1 यूनिट। अच्छा ठीक है बेटा, फॉर्मल चार्ज बता दीजिए थर्ड पर कितना है, थर्ड ऑक्सीजन पर? आप कहेंगे अगेन -1। अच्छा ठीक है, फॉर्मल चार्ज बताइए नाइट्रोजन पर कितना है? फॉर्मल चार्ज ओवर दिस नाइट्रोजन, तो आप कहेंगे सर +1। तो क्या फॉर्मल चार्ज एक्चुअल चार्ज होता है? नहीं बच्चों, फॉर्मल चार्ज एक्चुअल चार्ज नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। जैसे यहां नाइट्रोजन पर 1 ही यूनिट प्लस चार्ज रहेगा व्हेन यू विल सी दिस, या 1 यूनिट प्लस चार्ज नाइट्रोजन पर, हाँ 1 यूनिट प्लस चार्ज तो आ जाएगा। ठीक, देखो अब ये कैसे हम बता रहे हैं कि नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज रहेगा लेकिन इस पर माइनस चार्ज नहीं रहेगा, इस पर माइनस चार्ज नहीं रहेगा, इस पर 1-1 यूनिट नहीं रहेगा। तो एक और टर्म होता है बच्चों जिसे हम लोग पढ़ते हैं रेजोनेंस, विच इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। तो इस नाइट्रेट आयन का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, लेट मी शो यू द एक्चुअल स्ट्रक्चर, देन यू विल रियलाइज कि फॉर्मल चार्ज एक्चुअल चार्ज क्यों नहीं है। देखो, ओके, सो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है
इस नाइट्रेट आयन का वो कैसा दिखता है जरा समझिए। इस नाइट्रेट आयन का बच्चों जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा वो जैसा भी आप देख रहे हैं वैसा एकदम है ही नहीं, वैसा एकदम नहीं है, वो तो कुछ और ही है। क्या है सर बताइए, आप भी बड़ा उस तरह से बोलते हैं कुछ और ही है, तो क्या है? देखो बच्चों क्या है, इस नाइट्रेट आयन का जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह से आएगा। ये 3 टर्मिनल ऑक्सीजन्स हो गए। अच्छा, नाउ ये हो गया आपका नाइट्रेट आयन। So this is the actual structure of your nitrate ion. This is the actual structure of your nitrate ion. देखो बच्चों कैसा स्ट्रक्चर है। अब आप कहें कि सर हम तो सिंगल डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ही देखे, ये कौन सा बॉन्ड है? तो बच्चों क्या है कि यहां पर एक बॉन्ड तो मैंने एकदम सॉलिड लाइन से ड्रॉ कर रखा है और जो दूसरा बॉन्ड है वो हल्के से डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पार्शियल डबल बॉन्ड है ना। जैसे ये जो बॉन्ड है तो इसको क्या कहोगे? इसको कहोगे दैट दिस इज पार्शियल डबल बॉन्ड। मीन्स इट इज नाइदर प्योर सिंगल नॉर प्योर डबल। इट इज नाइदर प्योर सिंगल नॉर प्योर डबल बॉन्ड। ये पार्शियल डबल बॉन्ड है। ये बच्चों इसका नाइट्रेट आयन का एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है। तो आप कहें सर ये तो अद्भुत हो गया, ये तो जानते ही नहीं सर, हम तो सिंगल डबल ट्रिपल ही जानते हैं, ये क्या होता है? सो दिस इज द स्ट्रक्चर विच इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड। व्हाट वी कॉल दिस इज resonance hybrid of nitrate ion। और यही क्या है बच्चों इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है। अब ये रेजोनेंस एक नया टर्म है, इसका मतलब क्या हम लोग आगे देखेंगे, आगे के लेक्चर में आएगा रेजोनेंस, बट अभी फिलहाल इतना जान लेते हैं। इट्स अ एंटायरली डिफरेंट टॉपिक और पूरा ये बड़ा सा यूनिट है, ह्यूज। रेजोनेंस को हम बाद में करेंगे, बट ये आपका जो है वो नाइट्रेट आयन का सही स्ट्रक्चर है। जैसे हम लोग क्या नाम से जानते हैं, दिस इज नोन एज द रेजोनेंस हाइब्रिड। बच्चों क्या होता है कि सम ऑफ द कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स और आयंस ऐसे होते हैं कि वो उनका एक स्ट्रक्चर नहीं होता, उनके कई सारे स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं और उन सारे स्ट्रक्चर से मिलकर फाइनल स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। इसकी पढ़ाई हम लोग आगे के लेक्चर्स में करेंगे, बट फिलहाल ये तो समझा जाए कि क्या इस ऑक्सीजन के ऊपर एक यूनिट सही में नेगेटिव चार्ज है? तो गलत हो गया। डेल्टा माइनस का ये मतलब हुआ, अगर डेल्टा माइनस लिखा हुआ है तो डेल्टा माइनस का मतलब हुआ पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑफ 1 यूनिट। तो ये जो डेल्टा माइनस ही डेफिनेटली 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज से तो बहुत कम है। ये डेल्टा माइनस जो है वो 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज से छोटा है और इस डेल्टा माइनस को आप पढ़ेंगे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और ये 1 यूनिट से छोटा है। तो ये जरूर समझा जा सकता है कि चूंकि ओवरऑल जो चार्ज है वो तो 1 यूनिट नेगेटिव है, तो इसके 3 एटम्स पर डेल्टा माइनस है और बच्चों 1 एटम पर एक्चुअल प्लस चार्ज है। तो इस डेल्टा माइनस की अगर वैल्यू लिखना चाहें तो आप कैसे देखेंगे? चूंकि ओवरऑल लिखना है हमें 1 यूनिट नेगेटिव, सो ऐसा कर सकते हैं कि ये जो 3 डेल्टा माइनस है दिस इज -2, और यू कैन से दैट दिस डेल्टा माइनस इज -2/3। तो हर ऑक्सीजन के ऊपर -2/3 यूनिट चार्ज है और टोटल मिलाकर इन तीनों पर -2 यूनिट चार्ज है। सो दिस इन टर्न टोटली बिगिंस this becomes -1 unit for the whole ion।
तो अब जो बात हम लोग फॉर्मल चार्ज की कर रहे थे वो तो गड़बड़ा गई, क्योंकि फॉर्मल चार्ज तो यही दिख रहा था कि इस ऑक्सीजन पे -1 यूनिट है, इस पर भी -1 यूनिट है, और इसका तो फॉर्मल चार्ज कुछ है ही नहीं, 0 था। लेकिन असल में क्या फॉर्मल चार्ज उन एटम्स का एक्चुअल चार्ज होता है? नहीं, जरूरी नहीं। जैसे यहां पर अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज भी 1 यूनिट था और जो एक्चुअल चार्ज है वो भी 1 यूनिट ही है। बट क्या ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज इसका एक्चुअल चार्ज हुआ? जरूरी नहीं है बच्चों, यहां तो गलती हो गया ना, यहां तो 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है ही नहीं। तो इसलिए जब मैंने शुरुआत में फॉर्मल चार्ज की स्टार्टिंग की तो मैंने आपको बताया था कि ये पढ़ जरूर रहे हैं, क्योंकि इसका अपना यूटिलाइजेशन है। तो उसका क्या यूटिलाइजेशन? यूटिलाइजेशन यही है दैट यू कैन ड्रॉ योर लुईस स्ट्रक्चर विदाउट एनी एरर इफ यू नो द फॉर्मल चार्ज ओवर ईच इंडिविजुअल एटम। चलिए, तो बच्चों ये जो फॉर्मल चार्ज अभी हमने समझा, इसको थोड़ा सा कलमबद्ध भी कर लिया जाए। फॉर्मल चार्ज का मतलब क्या है? तो देखें, तो हमें यह समझना होगा कि इन अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, बच्चों ध्यान रखें कई बार न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में भी फॉर्मल चार्ज आ जाते हैं। अभी हम समझाते हैं कैसे। ये हो गया न्यूट्रल ऑब्लिक आयन। अब ये बात थोड़ी समझने में अटपटी लग रही होगी कि सर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, फिर काहे का फॉर्मल चार्ज? अभी आएगा। सो इन अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल लिखा है तो मतलब ही न्यूट्रल है, और आयन कॉमा चार्ज इज प्रेजेंट on complete ion as a whole, है ना? on ऐसे लिखते हैं, चार्ज इज प्रेजेंट ऑन ion as a whole and not over individual atom only. जैसे किसी भी आयन पर 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज है तो वो ओवरऑल आयन में उसका डिस्ट्रीब्यूशन रहा होगा, वो किसी एक एटम पर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज हो ऐसा नहीं होता है। एक तो ये बात समझ आई। दूसरी बात क्या है? however comma each individual atom can be assigned with a formal charge which is useful to draw Lewis dot structure. तो बच्चों ये बेसिक बातचीत है जो हमें ये समझाती है कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है। तो कोई कहे अच्छा ठीक है, चार्ज और फॉर्मल चार्ज दो बातें बोलते हो, क्या फर्क है जरा बताइए दोनों में? तो आप कहेंगे फॉर्मल चार्ज एक्चुअल चार्ज नहीं होता है, क्योंकि फॉर्मल चार्ज तो हम लोग क्या करते हैं, एटम के ऊपर अप्लाई करते हैं। लेकिन उस एटम के ऊपर जिसके ऊपर जो फॉर्मल चार्ज अप्लाई किया जाता है, क्या उस एटम का वो एक्चुअल चार्ज होता है? ना। लेकिन जो बच्चों एक्चुअल चार्ज होगा जिसको आयन के ऊपर अप्लाई करते हैं, क्या उस आयन के ऊपर उतना एक्चुअल चार्ज होता है? डेफिनेटली होता है बच्चों। तो देखो दो और महत्वपूर्ण बातें क्या, नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो भाई इस फॉर्मल चार्ज में जो तीसरी बात हमें याद रखनी है वो ये है कि ये जो फॉर्मल चार्जेस होते हैं
ये जो फॉर्मल चार्जेस होते हैं डू नॉट always indicate real charge separation. Do not always indicate real charge separation among atoms. ओके जो रियल चार्जेस हैं ओवर एटम्स may differ from the assigned formal charges। प्यारे बच्चों एकदम अलग हो सकते हैं, जैसे कि अभी हमने नाइट्रेट आयन का एग्जाम्पल देखा। ये जो असाइंड फॉर्मल चार्जेस होते हैं रियल चार्ज उससे एकदम अलग हो सकते हैं और एक जैसे भी हो सकते हैं। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। लेकिन अगर फॉर्मल चार्ज की जगह केवल चार्ज शब्द लिखा जाए तो चार्ज तो के ओवरऑल आयन पर होता है, वो रियल होता है, वो कभी गलत नहीं होता है। तो इस बात को भी ऐड करें। ओवरऑल चार्ज over an ion is perfectly real। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। जैसे 1 यूनिट लिखा है तो 1 यूनिट होगा, 2 यूनिट चार्ज लिखा है, नेगेटिव लिखा है तो नेगेटिव बच्चों, पॉजिटिव लिखा है तो पॉजिटिव। बट फॉर्मल चार्ज अलग है ना। फॉर्मल चार्ज समटाइम्स बी वेरी वेरी डुप्लीकेट, बट रियल चार्ज ओवरऑल चार्ज है जिसमें फॉर्मल वर्ड नहीं है, वो हमेशा रियल रहता है। अच्छा, तो एक तो ये बात आ गई। तो अगर हम फॉर्मल चार्ज का यूज करते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर में तो हमें क्या मिल जाता है कि करेक्ट नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चल जाती है। तो इस बात को भी चलिए ऐड कर सकते हैं दैट using formal charge, comma, we get correct number of valence electron over an atom किसमें? in Lewis dot structure. So this is all about the basics of formal charge. Now there is a basic mathematical formula to calculate formal charge over an atom. So उसको भी देख लेते हैं बच्चों फटाफट। अब जैसे बच्चों सारी बात तो सीख ही गए, चलते चलते एक और बात समझ लीजिए। जैसे से एक हमें कोई आयन दे दिया, से नाइट्रेट आयन ही दे दिया, चलिए कार्बोनेट आयन लिख लेते हैं, CO3 2 माइनस। दिस इज व्हाट? दिस इज योर कार्बोनेट आयन। तो कोई नौसिखिया ऐसे कहने लगे, क्या कहने लगे? वो कहने लगे कि सर जो फॉर्मल चार्ज है ऑफ दिस कार्बोनेट आयन सर दिस इज -2। तो आप कहेंगे यार तुम थोड़ा सा अभी और दूध पियो, तुम्हें कुछ नहीं आता पता है। फॉर्मल चार्ज कभी भी ओवरऑल आयन के लिए डिफाइन नहीं होता है, या होता है। किसी पॉली एटॉमिक आयन के लिए फॉर्मल चार्ज कभी डिफाइन नहीं होता है। मोनो एटॉमिक के लिए जरूर कह सकते हैं। जैसे समझिए, ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि फॉर्मल चार्ज इसके हर एक इंडिविजुअल एटम का होगा, ना कि इस आयन का। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। वाई हमें ध्यान रखना है कि इन अ पॉलीएटॉमिक आयन, प्यारे बच्चों, या मॉलिक्यूल कॉमा, ये जो फॉर्मल चार्ज होता है, दिस इज डिफाइंड फॉर
individual atoms and not for whole molecule or ion, not for whole molecule और आयन, ऐसा नहीं होता है। अच्छा ठीक है सर, जैसे मान लीजिए हम कहें कि सर हमारा पॉली एटॉमिक आयन ना हो के मोनो एटॉमिक आयन है, कैसे? से लाइक दिस वन, सर दिस इज माई ऑक्साइड आयन। ठीक है भाई, तुम्हारा ऑक्साइड आयन हो गया। अब हम कह सकते हैं कि इस आयन का टोटल चार्ज -2 यूनिट, हाँ बिल्कुल कह सकते हो। ऐसे कह सकते हैं कि सर इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज -2। अब तो कह ही सकते हैं, क्यों? क्योंकि तो मोनो एटॉमिक आयन हो गया ना, ये तो मोनो एटॉमिक आयन हो गया। तो फॉर मोनो एटॉमिक आयन, कोई अगर मोनो एटॉमिक आयन है तो उसमें तो होना ही है, क्या होना है? होना ये है कि जो एक्चुअल चार्ज होगा वही फॉर्मल चार्ज होगा। या एक बात और भी कह सकते हैं बच्चों, ये जो फॉर्मल चार्ज होता है ना, ये दरअसल पॉली एटॉमिक आयन के लिए ही डिफाइंड है। मोनो एटॉमिक आयन के लिए फॉर्मल चार्ज ऐसी कोई बात होती ही नहीं है। तो आप ऐसे ना लिखें कि एक्चुअल आयन फॉर्मल चार्ज के बराबर, एक्चुअल चार्ज फॉर्मल चार्ज के बराबर होगा। मोनो एटॉमिक आयन में फॉर्मल चार्ज शब्द का यूज ही वर्जित है, यह फॉर्मल चार्ज का कोई मतलब नहीं है। तो फॉर मोनो एटॉमिक आयन फॉर्मल चार्ज आता ही कब है? जब सबके ऊपर अलग अलग चार्ज बांटने हो। जब बांटने कोई नहीं है तो काहे का फॉर्मल चार्ज? तो फॉर मोनो एटॉमिक आयन फॉर्मल चार्ज is useless, not used। इस शब्द का यूज मोनो एटॉमिक आयन के लिए अपने को नहीं करना है, केवल और केवल कब करना है? व्हेन इट इज पॉली एटॉमिक आयन और मॉलिक्यूल। अब बात मन में आ रही है कि सर ये पॉली एटॉमिक आयन में तो चार्ज हो सकता है, आपकी बात ठीक लग रही है। सर ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में भी चार्ज, ये कहां से हो जाएगा? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में चार्ज का तो कोई स्कोप नजर नहीं आ रहा हमको। देखिए स्कोप है, स्कोप है बच्चों, देखो लेट मी टेल यू, स्कोप है। कैसे? तो बच्चों एक फॉर्मल चार्ज का बेसिक छोटा सा फॉर्मूला है, वो क्या है जरा समझें। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला है, तो पहले तो शुरुआत में यही हम ऐड कर देते हैं कि इन अ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल या फिर आयन, मॉलिक्यूल तो वैसे ही पॉली एटॉमिक होता है, तो उसमें पॉली एटॉमिक नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, बट आयन में पॉली एटॉमिक लिखना जरूरी है। तो चलो ठीक है, समझने की बात है। तो इन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल या फिर आयन क्या कर रहे थे? हाँ, फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला। तो जो फॉर्मल चार्ज है, किसका फॉर्मल चार्ज? ऑफ एन एटम। हमेशा ध्यान रखेंगे फॉर्मल चार्ज किसी एटम के लिए स्पेसिफिकली डिफाइंड रहता है, और इसका जो फॉर्मूला लिखा जाता है, दिस फॉर्मूला इज नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस number of non-bonding electrons, So this is the formula of formal charge over a given atom. बहुत important formula है। This is an extremely important formula of formal charge। देखो इसको हम लोग जरा अप्लाई करके देखते हैं क्वेश्चन में, तो बात और स्पष्ट समझ आएगी कि फॉर्मल चार्ज का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसमें से आप बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हटा दीजिए और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हटा दीजिए, तो आपका फॉर्मल चार्ज आ जाता है।
देखिए समझते हैं इसको एक एग्जांपल से। सो लेट्स स्टडी अ वेरी सिंपल एंड बेसिक एग्जांपल, दैट इज ओजोन, दैट इज द मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। अब ये जो ओजोन का मॉलिक्यूल है इसको हम O3 से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस O3 इज न्यूट्रल, कोई चार्ज तो नहीं दिख रहा है, तो उसके ऊपर नेट चार्ज तो 0 है। तो एक बात अभी मन में खटक रही थी कि यार कोई मॉलिक्यूल है, आयन नहीं है, क्या उसमें भी फॉर्मल चार्ज हो सकता है? हो सकता है बच्चों, देखो कैसे। तो अगर इस ओजोन की बात करें तो लेट्स ड्रॉ इट्स लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो कैसे बने लुईस डॉट स्ट्रक्चर समझिए। तो हम क्या करते हैं कि 3 ओजोन्स ड्रॉ करते हैं, सॉरी 3 ऑक्सीजन ड्रॉ करते हैं, और लुईस डॉट स्ट्रक्चर है तो हर ऑक्सीजन में क्या करना होगा, हर ऑक्सीजन में हमें उसके इलेक्ट्रॉन्स भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करने होंगे। तो चूंकि ऑक्सीजन में 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये हमने 3 ऑक्सीजन ड्रॉ कर दी और सब में 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब बच्चों अगर इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो इसका मतलब ये होगा कि इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड्स भी ड्रॉ करने होंगे। तो होता क्या है कि ये 2 जो ऑक्सीजन्स हैं इन्होंने क्या किया, अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर दी। फाइन, इन्होंने जब 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, सो ड्यू टू दैट शेयरिंग इनका तो मामला कंप्लीट हो गया। नाउ इफ यू कैलकुलेट द ऑक्टेट, तो इसके पास खुद के 6 इलेक्ट्रॉन्स थे बैलेंस इलेक्ट्रॉन, एंड 2 इट गेट्स फ्रॉम दिस टर्मिनल ऑक्सीजन, तो इसके पास भी 8 हो गए, और ये जो टर्मिनल वाला था उसके पास भी 8 हो गए। तो ये तो दोनों निपट गए। तो अब ये क्यों शेयरिंग करें, अभी क्यों शेयरिंग करें? लेकिन ये बेचारा ऑक्सीजन किनारे वाला भी सूखा सूखा बैठा हुआ है, इसका तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट ही है। क्यों इनकम्प्लीट है? इसलिए इनकम्प्लीट है क्योंकि इसके पास केवल और केवल 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। तब क्या होता है कि ये जो सेंटर वाला जो सेंट्रल ऑक्सीजन एटम है, इट डोनेट्स, ये क्या करेगा, ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन को इस टर्मिनल को डोनेट कर देगा, अपने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, और फिर उस डोनेट किए हुए इलेक्ट्रॉन के साथ इसका 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। तो जो नया स्ट्रक्चर आएगा, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर आएगा इस ओजोन का, वो कुछ यूं नजर आता है। फिर से हम क्या करते हैं कि 3 ऑक्सीजन ड्रॉ करते हैं। तो ये जो किनारे वाले राइट साइड वाला है और जो बीच वाला है, इनमें तो ठीक है, और ये हो गए इसके खुद के, इसके ओन प्रॉपर्टी हो गई है 6 इलेक्ट्रॉन्स। एक इसने सामने वाले से ले लिया, एक सामने वाले से ले लिया, तो इसने चूंकि डोनेट किया तो इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ गया, और इसने एक्सेप्ट किया तो उसके ऊपर एक यूनिट नेगेटिव चार्ज आ गया। चार्जेस बच्चों हमेशा एटम के ऊपर दिखाया जाता है, नीचे नहीं दिखाया जाता, तो हम भी ऊपर ही दिखा देते हैं। तो पहले तो ये बॉन्ड दिखा देते हैं। सो दिस इज अ कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहां पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, अब प्लस माइनस कर देंगे तो ये कोवेलेंट की तरह नजर आने लगेगा। सो दिस इज 1 यूनिट नेगेटिव एंड दिस इज 1 यूनिट पॉजिटिव। अच्छा, और उसके बाद इनके साथ तो जैसी बॉन्डिंग थी शुरू से वैसी चल रही है। अब जरा देखें, तो अब देखेंगे तो आपको दिखेगा कि तीनों के 3 ऑक्सीजन्स हैं जिनके ऑक्टेट कंप्लीट हैं। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग, all 3 oxygens have complete octet. All 3 O have full octets. सबके पास 8-8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। चलिए, ये बात तो एक समझ में आई। अब ये जो प्लस और माइनस आप देख रहे हैं, यही तो फॉर्मल चार्ज है। देखिए, ओवरऑल मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, देयर इज नो चार्ज ओवर द ओजोन मॉलिक्यूल, बट देयर आर 2 चार्जेस, वन इज +1 और एक है -1। यही बच्चों फॉर्मल चार्जेस हैं। तो अगर इनको हम नाम दे दें, इनकी अगर नेमिंग कर दें, तो इस सेंट्रल को से आप 1 कहिए, इसको 2 कहिए और इसको 3 कहिए। तो अगर लिखें कि फॉर्मल चार्ज को FC लिख देते हैं, तो FC/1। So you would say, sir, this is +1, fine. Now FC/2. So you would say, sir, this is 0, fine.
and now Fc over this 3, तो you would say this is -1. अब देखें कि ये तो चलिए हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमें पता था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, तो हमारी सब बात समझ आ गई. अब क्या इस फॉर्मूले से भी हम लोग इस रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं? कैन वी कैलकुलेट दिस फॉर्मल चार्ज यूजिंग दिस फॉर्मूला? तो देखो बिल्कुल कर सकते हैं. कैसे? नेक्स्ट पेज पर देखते हैं बच्चों. देखो बच्चों, तो एक बार हम लोग जल्दी से वो फॉर्मूला अप्लाई करके देख लेते हैं. तो ये 3 ऑक्सीजन हो गए. अब मैं थोड़ा सा उतना ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, थोड़ा रफली ड्रॉ कर देते हैं. तो हमारे पास बच्चों क्या था कि एक इलेक्ट्रॉन और 2 ये, ठीक है. फिर इसके पास क्या क्या था? इसके पास खुद के 6 इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे. तो ये थोड़ा गलत हो गया. इसके पास खुद के 6 इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन इसने सामने वाले को दे दिया. उसके पास अब कितने रह गए? 5 ही रह गए. और ये जो था उसके पास खुद के 6 इलेक्ट्रॉन थे और इसने एक सामने वाले से भी ले लिया. तो हमने कहा कि भाई अगर इसको नाम 1 दिया जाए, इसको 2 दिया जाए और इसको 3 दिया जाए, तो 1 के ऊपर 1 यूनिट प्लस आना चाहिए और 2 के ऊपर 1 यूनिट माइनस. सो लेट्स यूज द फॉर्मूला एंड चेक द कैलकुलेशंस. कैसे? तो अगर फॉर्मल चार्ज की बात की जाए ओवर फर्स्ट ऑक्सीजन एटम, तो हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है कि फॉर्मल चार्ज होता है नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. फॉर्मल चार्ज होता है नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन में ये देखना रहता है फिर कितने ऐसे हैं जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया और कितने ऐसे हैं जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया. तो इसके खुद बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हुआ करते थे? 6. अब इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो उस 6 में 1, 2, 3 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. अच्छा, कितने इसके पास लोन पेयर हैं? कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए? सो नाउ दिस इज हैविंग ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स विच आर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. जैसे अगर मैं लिख दूं कि जो पहला है उसके पास एक्चुअल बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? अच्छा, एक मन में डाउट आएगा, सर यहां तो अभी 5 ही दिख रहे हैं. हमें एक्चुअल बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं बच्चों, जो एक्चुअल थे उसके पास. सो दोज आर 6 या दोज वर 6. उसके बाद नंबर ऑफ ना लिख के सीधा बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग लिखते हैं. बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इसके कितने हैं प्यारे बच्चों? तो केवल इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे दिख रहे हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. सो दीज आर 3. नाउ हाउ मेनी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो लोन पेयर के फॉर्म में बैठे हुए हैं? सो दीज आर 2. तो फॉर्मल चार्ज फर्स्ट ऑक्सीजन एटम के ऊपर हो गया 6 - 3 - 2 दैट इज +1. +1 ही आना चाहिए. फाइन. अच्छा चलिए, फॉर्मल चार्ज की बात करी जाए प्यारे बच्चों, किसके ऊपर? सेकेंड ऑक्सीजन एटम के ऊपर. दूसरे के ऊपर देखिए फॉर्मल चार्ज कितना है. तो अगर दूसरे के ऊपर फॉर्मल चार्ज देखें, सो दिस इज हाउ मच. इसके पास भी 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस. बॉन्डिंग में कितने हैं? तो बॉन्डिंग में देख लीजिए इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है. नॉन बॉन्डिंग में कितने हैं बच्चों? सो नाउ दिस इज हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स एज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. सो 6 - 4 - 2 दैट इज 0. नो फॉर्मल चार्ज. अब बात करते हैं फॉर्मल चार्ज की ओवर दिस थर्ड ऑक्सीजन एटम. तो तीसरे ऑक्सीजन एटम पर अगर फॉर्मल चार्ज देखना है तो जरा समझें वो क्या आने वाला है थर्ड पर. सो द फॉर्मल चार्ज ओवर थर्ड ऑक्सीजन एटम इज हाउ मच? बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 6. बॉन्डिंग में इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों? तो बॉन्डिंग में अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 इलेक्ट्रॉन इसका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं 6. सो द रिजल्ट इज -1. यही होता है फॉर्मल चार्ज का कैलकुलेशन. तो यूजिंग दिस फॉर्मूला
using this formula you can get the formal charge over each individual atom, over each individual atom। और एक बात का ध्यान रखें, किसी मॉलिक्यूल में भी ऐसा हो सकता है कि उसके इंडिविजुअल एटम्स के ऊपर फॉर्मल चार्ज आए, भले ही वो ओवरऑल कैसा हो, भले ही वो ओवरऑल न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो, बट इट्स सम ऑफ द एटम्स मे हैव सम फॉर्मल चार्जेस। अब बच्चों एक और मजेदार बात कि क्या सर ओजोन में क्या यही चार्जेस एक्चुअल रहते हैं? ओजोन के मॉलिक्यूल में अभी आपने बात बताई थी ना सर कि फॉर्मल चार्ज कई बार गड़बड़ा भी जाते हैं। एक्चुअल हो सकता है चार्ज उस एटम पर वो ना हो जो फॉर्मल चार्ज में दिखाया गया है। बिल्कुल बच्चों, ओजोन का जो मॉलिक्यूल है वो इस तरह से एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये तो उसका एक केवल एक उसका क्या कहें एक फॉर्मेट है। ओजोन का जो मॉलिक्यूल है, फिर इसमें भी रेजोनेंस की बात आती है। अब इसमें भी रेजोनेंस की बात आती है तो ओजोन का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो एकदम अलग है। ओजोन के जितने भी आप इस तरह से लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक सिंगल है, एक डबल है, लेकिन ओजोन का जो रियल जो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है उसमें ना तो कोई सिंगल बॉन्ड होता है बच्चों, ना कोई डबल बॉन्ड होता है। अरे तो क्या होता है, वो सिंगल डबल के बीच का होता है बच्चों। कैसे दिखता है, देखो कैसे दिखता है। तो बच्चों जो एक्चुअल ओजोन है वो इससे कोसों दूर है। तो सर एक्चुअली क्यों नहीं पढ़ाते हैं, फर्जी पढ़ा रहे हैं तब से? फर्जी नहीं है, ये भी इसको पढ़ना जरूरी है, तभी तो एक्चुअल तक पहुंचेंगे। एक्चुअल तब पढ़ेंगे जब रेजोनेंस करेंगे। सो व्हाट इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन? ओजोन का बच्चों जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से रहता है, देखो गौर से। ओजोन में क्या होता है कि यहां भी जैसे अभी हम लोग नाइट्रेट आयन सीखे थे, वैसे ही यहां भी पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। और यहां जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है दैट इज लाइक डेल्टा माइनस एंड प्लस। यहां पर प्लस ही रहता है। एक सेकेंड, यहां पर +1 यूनिट रहता है। मतलब यह हुआ कि जो दो डेल्टा माइनस हैं, these constitute overall a -1 unit charge, so exact charge over these terminal oxygens are -1/2। तो इसे बोलते हैं दिस इज द एक्चुअल ओजोन। ये बच्चों एक्चुअल ओजोन है। और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं हम लोग रेजोनेटिंग हाइब्रिड। क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड रेजोनेटिंग हाइब्रिड। ये हो गया आपका रेजोनेटिंग हाइब्रिड। अब रेजोनेंस के बारे में तो हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन बस थोड़ा सा बस एक छटाक जान लीजिए रेजोनेंस के का मतलब क्या है, बेसिक मतलब समझ लीजिए। जैसे ओजोन का भी आपने स्ट्रक्चर बनाया, तो ओजोन का स्ट्रक्चर भाई कैसे बनाए? तो ओजोन में बनाए कि भाई ऐसा ऐसा होता है सर कि बीच वाले पे 1 यूनिट प्लस बताया था आपने, ये डबल बॉन्ड हो जाता है, ये सिंगल बॉन्ड हो जाता है और इस पर माइनस हो जाता है। ये स्ट्रक्चर बताया था आपने। अच्छा, कोई ऐसा भी तो कर सकता है क्या कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपने, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपने फर्स्ट और थर्ड के बीच में ड्रॉ किया था, सर हमारा मन कर रहा है हम पहले और दूसरे के बीच में ड्रॉ कर दें, तो और डबल बॉन्ड सर फर्स्ट और थर्ड के बीच में कर दें। हाँ भाई, आप ऐसा कर सकते हैं। तो क्या इस ओजोन के ये दोनों स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं या नहीं, कि केवल यही एक पॉसिबल है जो अभी हमने ड्रॉ किया? बच्चों दोनों स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो इसका तो मतलब ये हुआ कि ओजोन की सारी प्रॉपर्टीज को एक स्ट्रक्चर बता ही नहीं पा रहा है। हाँ सर, नहीं बता पा रहा है। तो दोनों स्ट्रक्चर्स बनाने होंगे। हाँ सर, बनाने पड़ेंगे। तो इन दोनों का सम्मिलित रूप है ये वाला रेजोनेटिंग हाइब्रिड। इन दोनों का सम्मिलित रूप कैसे? देखो बच्चों, इन दोनों स्ट्रक्चर को अगर आप गौर करें तो दोनों में ही ये जो सेंट्रल ऑक्सीजन है इसके ऊपर तो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज दोनों में है, तो ओवरऑल भी वास्तविक भी 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज रहेगा।
लेकिन अगर थर्ड ऑक्सीजन एटम को देखें तो इसमें एक जगह कोई चार्ज नहीं है, एक जगह -1 चार्ज है। तो इस पोजीशन पर जो एवरेज चार्ज हुआ या जो एक्चुअल चार्ज हुआ वो ना ही 0 है और ना ही -1 है, दोनों के बीच का है, तो -12 हो गया। ऐसे ही सेकेंड पोजीशन को देखें, सेकेंड ऑक्सीजन को देखें प्यारे बच्चों, तो एक बार देयर इज नो चार्ज विच इज 0 चार्ज और न्यूट्रल, और एक बार जो चार्ज है वो कितना है -1। लेकिन एक्चुअल जो ओजोन का स्ट्रक्चर होगा उसमें जो सेकेंड पोजीशन आएगी उस पर चार्ज ना ही 0 रहेगा और ना ही -1 रहेगा, उसमें भी बीच का रहेगा। सो दैट इज डेल्टा -1 से कम है, एग्जैक्टली -12। तो ये जो दोनों स्ट्रक्चर, ऐसा कई सारे मॉलिक्यूल्स में हो सकता है कि एक कोवेलेंट स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज को प्रॉपरली शो नहीं कर पाए। सो देयर एग्जिस्ट मोर देन वन कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेम मॉलिक्यूल। एंड व्हाट इज रेजोनेटिंग हाइब्रिड? सो दिस हाइब्रिड इज रिजल्टेंट ऑफ दीज ऑल पार्टिसिपेटिंग स्ट्रक्चर्स, या इनको बोलते हैं बच्चों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। इन्हीं क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर, और इन सब के रिजल्टेंट को ही हम लोग बोलते हैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड। तो इस बात को लिखिए कि थोड़ा सा रेजोनेंस के बारे में भी हिंट ले रहे हैं, आगे तो हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते ही हैं। सो व्हाट इज रेजोनेंस? क्योंकि ये फॉर्मल चार्ज अगर समझना है तो ये भी तो समझना है कि ये फॉर्मल चार्ज सही नहीं है, तो सही नहीं है तो क्यों सही नहीं है, इसलिए सही नहीं है। तो जो क्यों है उसका भी तो थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, फिर रेजोनेंस करेंगे आगे। तो होता क्या है बच्चों कि प्रॉपर्टीज ऑफ सम कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स और आयंस के लिए भी एप्लीकेबल है बच्चों। Properties of some covalent molecules oblique ions can't be explained by a single structure, full stop. More than one structures are required to completely explain these properties. To completely explain these properties, full stop. अब बच्चों ये जो एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर उस मॉलिक्यूल का या आयन का सही स्ट्रक्चर नहीं होता है। सो none of these contributing structures is the actual structure of given molecule or ion. Fine. So these structures are called, इन्हें बच्चों हम जानते हैं किस नाम से? We call them either contributing structure, वो तो मैंने ऊपर ही लिख दिया है, फिर भी चलिए एक बार कर लेते हैं। So these are called contributing structures, or you can call them resonating structures, or we call them canonical structures, ठीक।
अब ये बच्चों जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को शॉर्ट में हम आरएस भी बोल देते हैं, तो ये जितने भी आरएस होते हैं, जितने भी कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन सब की प्रॉपर्टीज का रिजल्टेंट जो स्ट्रक्चर शो करे वो असल स्ट्रक्चर है, और वही है रेजोनेटिंग हाइब्रिड, है ना। वही है प्यारे बच्चों रेजोनेटिंग हाइब्रिड। तो जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड है is actual structure, and it is resultant of properties of all रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और आरएस। तो ये जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड है वो अपने मॉलिक्यूल या अपने आयन को पूरी तरह से 100% डिफाइन करता है, 100% डिफाइन करता है। तो यही अभी हम लोगों ने देखा ओजोन के केस में कि ओजोन का हमने जो फॉर्मल चार्ज ड्रॉ किया था वो सही चार्ज थोड़ी था सेंट्रल और टर्मिनल ऑक्सीजन्स का। सही चार्ज तो तब पता चला जब हमने क्या किया, उसका हाइब्रिड आपको बताया। तो क्या फॉर्मल चार्ज का कोई उपयोग नहीं है सर? उपयोग है ना। अगर हमें फॉर्मल चार्ज ही ठीक से पता ना हो तो क्या हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। सो दैट मीन्स दैट फॉर्मल चार्ज हैड इट्स यूज ओनली टू ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर, दैट्स इट। बट इट मे वेल डिफरेंशिएट, ये अलग हो सकता है फ्रॉम द एक्चुअल चार्ज ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम। तो ये बच्चों बातें थी फॉर्मल चार्ज की, ये बातें थी फॉर्मल चार्ज की। एक और कंक्लूडिंग स्टेटमेंट चलिए लिख ही लेते हैं फॉर्मल चार्ज में, वो ये है कि एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल में भी ऐसा हो सकता है कि इंडिविजुअल जो एटम्स हैं दे में possess some formal charge even if it is not an ion. Overall, if there is overall no charge, still individual atom may have some charge. तो इस बात को भी चलिए ऐड कर लेते हैं कि in a molecule, molecule का मतलब हो गया no net charge, कोई उसके ऊपर चार्ज नहीं है। मॉलिक्यूल के साथ बच्चों न्यूट्रल वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल कुछ नहीं होता, मॉलिक्यूल अपने आप ही न्यूट्रल है। इन अ मॉलिक्यूल नो नेट चार्ज कॉमा सम ऑफ एटम्स लिखना होगा। ऐसा हो सकता है कि कोई, अच्छा एक बात सोचिए, एक ही बच्चों एक मॉलिक्यूल है, ऐसा हो सकता है कि उसके एक ही एटम पर फॉर्मल चार्ज हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर एक एटम पर फॉर्मल चार्ज हो गया और उसको न्यूट्रलाइज करने वाला दूसरा नहीं हुआ, तब तो फिर तो ओवरऑल चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। तो अगर एक मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर नेचुरली कोई चार्ज नहीं है, तो कम से कम दो, अगर फॉर्मल चार्ज एक तो ऐसा हो सकता है कि किसी के ऊपर ना हो, लेकिन अगर है तो कम से कम दो एटम के ऊपर होना चाहिए ताकि एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव को बैलेंस कर दे, तभी तो नेट न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। सो इन अ मॉलिक्यूल नो नेट चार्ज, सम ऑफ एटम्स मे हैव फॉर्मल चार्ज, may have formal charge. So now this part is perfectly finished. So this formal charge part is over. Thank you प्यारे बच्चों।